बांग्लादेश में जमात इस्लामी सत्ता में वापसी के लिए तैयार है। जिस पार्टी को देशद्रोह का प्रतीक माना गया, जिसके शीर्ष नेताओं को युद्ध अपराधों के तहत फांसी दी गई, जिस पर पिछले दशक में प्रतिबंध लगा था, वही जमात इस्लामी आज फिर से बांग्लादेश की राजनीति में केंद्र में कैसे आ गई है, ये बड़ा सवाल है। क्या पाकिस्तान और आईएसआई के इशारों पर तय होगा बांग्लादेश का भविष्य? और जमात इस्लामी सत्ता में आई तो क्या बदल जाएगा? आज इसी पर विस्तार से बात करें। आज़ादी के बाद से अब तक बांग्लादेश की राजनीति पर दो परिवारों का वर्चस्व रहा है। एक तरफ शेख मुजीबुर रहमान का परिवार, जिसकी राजनीतिक विरासत उनकी बेटी शेख हसीना ने दशकों तक उसे संभाला है, और दूसरी तरफ है पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान का परिवार, जिनकी बांग्लादेश नेशनल पार्टी यानी कि बीएनपी लंबे समय तक सत्ता की सबसे बड़ी दावेदार मानी गई। बांग्लादेश की सत्ता की कुर्सी इन्हीं दो ध्रुवों के बीच झूलती है। लेकिन अब इस पारंपरिक सत्ता संघर्ष के बीच एक तीसरी ताकत खड़ी हो रही है, जिसका नाम है जमात इस्लामी। फरवरी 2026 के संभावित चुनावों से पहले अमेरिकी संस्था इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट का एक सर्वे होता है, और इस सर्वे के बाद राजनीतिक हलकों में खलबली मच गई। इस सर्वे के मुताबिक 33% लोग बीएनपी को वोट देने की बात कह रहे हैं, जबकि 29% लोग जमात इस्लामी के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। अंतर बेहद मामूली है। इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि पसंद के सवाल पर जब सवाल किया गया तो जमात इस्लामी को 53% समर्थन मिला, वहीं बीएनपी को 51%। यानी जिस पार्टी को कभी हाशिए पर डाल दिया गया था, आज वो सेंटर स्टेज पर है। यहाँ सवाल उठता है कि आखिर जमात इस्लामी को बार बार रिवाइव कौन कर रहा है? 1971 की जंग में गद्दारी का दाग झेल चुकी ये पार्टी आज भी बांग्लादेश की राजनीति में इतनी रिलेटिव कैसे बनी हुई है? इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें अतीत में झांकना होगा, जो बांग्लादेश के जन्म से पहले भी तैयार हो चुका है। ये कहानी हमें भारत की आज़ादी के पूर्व के दौर में ले जाती है, जब मुसलमानों के भविष्य को लेकर के अलग अलग विचारधाराएं टकरा रही थी। एक तरफ मोहम्मद अली जिन्ना थे, जो मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग कर रहे थे। दूसरी तरफ थे अबुल आला मौदूदी। इनकी सोच जिन्ना से बिल्कुल अलग थी। मौदूदी का मानना था कि संप्रभुता इंसानों के पास नहीं, बल्कि सिर्फ अल्लाह के पास होनी चाहिए। उनके अनुसार नेशन स्टेट एक पश्चिमी विचार है, राष्ट्रवाद मुसलमानों को बांटने की बीमारी है, और पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक ही झंडे के नीचे आना चाहिए। मौदूदी लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के कट्टर विरोधी थे। वो सेक्युलरिज्म के खिलाफ थे। यही वजह थी कि उनकी मुस्लिम लीग से कभी भी नहीं बनी। इन्हीं विचारों की नींव पर उन्होंने 1941 में जमात इस्लामी की स्थापना की। लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा विरोधाभास यही है कि जो जमात लोकतंत्र को खारिज करती थी, वही आगे चल करके लोकतांत्रिक चुनाव का हिस्सा बनने लगी है। भारत के विभाजन के बाद मौदूदी पाकिस्तान चले गए, वहाँ जमात इस्लामी पाकिस्तान बन गई, जबकि भारत में जमात इस्लामी हिंद का गठन हुआ। समय के साथ दोनों देशों में परिस्थितियां बदली, जमात की रणनीति बदली, और उनके काम करने के तरीके में जमीन आसमान का अंतर आ गया। जिस पाकिस्तान की अवधारणा का मौदूदी विरोध करते थे, उसी देश की राजनीति में उनकी पार्टी एक्टिव हो गई। बांग्लादेश के मामले में जमात की स्थिति और भी ज़्यादा जटिल रही। जमात कभी नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान का बंटवारा हो। उनके लिए बांग्लादेश का निर्माण इस्लामी एकता के खिलाफ था। जमात की राजनीति में जातीय पहचान या बंगाली संस्कृति से कोई भी खास जगह नहीं थी। उन्हें लगता था कि बंगाली भाषा और संस्कृति इस्लामी उम्मत की अवधारणा को कमज़ोर कर रही है। यही कारण था कि 1971 की आज़ादी की जंग में जमात ने खुद को पश्चिमी पाकिस्तान की सेना के साथ जोड़ लिया था। 9 महीने तक चली इस भीषण जंग में बांग्लादेश के अनुसार 30 लाख लोग मारे गए, 2 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, और 10 लाख से ज़्यादा लोग शरणार्थी बनकर के देश छोड़कर चले गए। दिसंबर 1971 में बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना। शेख मुजीबुर रहमान सत्ता में आए और उन्होंने साफ कहा कि धर्म और राज्य अलग अलग रहेंगे। जमात इस्लामी पर तुरंत बैन लगा दिया गया। लेकिन 1975 में हालात पूरी तरह से बदल गए। ढाका में शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार की हत्या कर दी गई। इसके बाद सैन्य शासन शुरू हुआ। जियाउर रहमान और बाद में हुसैन मोहम्मद इरशाद ने जमात पर जो लगा था बैन, उसको हटा दिया। इसकी वजह साफ थी कि उन्हें अवामी लीग की सेक्युलर राजनीति को तोड़ना था, और इसके लिए इस्लामिक पहचान एक प्रभावी हथियार बन सकती थी। धीरे धीरे जमात ने राजनीति में पैर पसारने शुरू किए। 1991 में चुनाव में जमात ने बीएनपी के साथ गठबंधन किया। बीएनपी सत्ता में आई और खालिदा जिया प्रधानमंत्री बनी। 2001 में यही गठबंधन दोहराया गया, लेकिन 2008 के चुनाव में पूरी तरह से तस्वीर बदल गई। 2009 में शेख हसीना दोबारा सत्ता में लौटी। उन्होंने 1971 के युद्ध अपराधों को न्याय के दायरे में लाने का ऐलान किया। वॉर क्राइम ट्रिब्यूनल बनाए गए और जमात के कई टॉप नेताओं को मौत की सजा सुनाई गई। पाकिस्तान, तुर्की और कतर जैसे देशों ने इसका विरोध किया, लेकिन हसीना सरकार पीछे नहीं हटी। 2013 में कोर्ट ने जमात पर जो उसका रजिस्ट्रेशन था, उसको रद्द कर दिया और पार्टी के सिंबल और के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। इसके बाद जमात लंबे समय तक राजनीतिक हाशिए पर रही, लेकिन 2024 वो साल साबित हुआ जिसने कहानी पूरी तरह से पलट दी। छात्रों के नेतृत्व में शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों को जमात के छात्र संगठन इस्लामी छात्र शिविर ने जमीनी ताकत दी। नेटवर्क, अनुभव और संगठनात्मक ढांचे ने आंदोलन को और ज्यादा बड़ा बना दिया।
5 अगस्त 2024 को शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। जाते जाते हसीना ने 1 अगस्त को जमात पर फिर से बैन लगा दिया था, लेकिन 4 दिन बाद उनकी सरकार गिर गई। नई अंतरिम सरकार ने आते ही ये बैन हटा दिया। तर्क दिया कि निष्पक्ष चुनाव के लिए हम किसी भी पार्टी को सत्ता से बाहर नहीं रख सकते। अब जमात अपनी छवि बदलने की कोशिश कर रही है। पुराने विवादित चेहरों को पीछे हटा दिया गया, नई पीढ़ी सामने लाई जा रही है। पार्टी चेयरमैन डॉक्टर शफीक उर रहमान ने 1971 को गुनाह नहीं बताया, बल्कि राजनीतिक गलती बता करके माफी मांग ली और अब वो बराबरी की भाषा की बात कर रहे हैं। जमात ने एक हिंदू नेता कृष्णा नंदी को टिकट देकर ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो बदल चुकी है, लेकिन सवाल यही है कि क्या ये वास्तविक वैचारिक बदलाव है या सिर्फ चुनावी मजबूरी। जमीनी हकीकत यह है कि जमात का संगठनात्मक ढांचा आज भी बेहद मजबूत है। पिछले 1 साल में इस्लामी छात्र शिविर ने ढाका, चटगांव और जहांगीरनगर यूनिवर्सिटी जैसे बड़े कैंपस में जीत दर्ज की। हालांकि विरोध की आवाजें भी उठ रही हैं। जिन छात्रों ने आंदोलन में हिस्सा लिया था उनमें से कई अब जमात से दूर हो गए हैं। नेशनल सिटीजन पार्टी के नेता नाहिद इस्लाम का जमात से अलग होना इसी का संकेत है। अगर जमात इस्लामी को सत्ता हासिल होती है तो बांग्लादेश में सब कुछ बदल जाएगा। सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव बांग्लादेश की राजनीतिक विचारधारा में आएगा। आज तक बांग्लादेश की पहचान एक ऐसे देश की रही है जिसकी नींव 1971 में धर्मनिरपेक्षता, भाषा और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आधार पर रखी गई थी। अगर जमात सत्ता में आती है तो ये वैचारिक संतुलन बदल सकता है। राजनीति में धर्म की भूमिका और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, चाहे वो सीधे कानून में दिखे या नीतियों में और प्रशासनिक फैसलों में, क्योंकि जमात का मूल डीएनए राष्ट्रवाद का नहीं बल्कि धार्मिक पहचान पर आधारित है। दूसरा बड़ा असर अल्पसंख्यकों पर, खास करके हिंदुओं, बौद्धों और ईसाइयों पर पड़ सकता है। जमात भले ही आज बराबरी और इंसानियत की बात कर रही हो, एक हिंदू उम्मीदवार को टिकट भी दिया गया हो, लेकिन ये सब लंबे समय तक नहीं चलेगा। तीसरा बदलाव महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ हो सकता है। जमात इस्लामी की वैचारिक पृष्ठभूमि आधुनिक और मॉडर्न जो लिबरल मूल्य हैं उससे मेल नहीं खाती है। भले पार्टी आज सीधे तौर पर कोई कट्टर एजेंडा पेश नहीं कर रही, लेकिन शिक्षा, रोजगार, रोजाना के जीवन में धीरे धीरे रूढ़िवादी बदलाव बढ़ सकते हैं। चौथा अहम असर लोकतांत्रिक संस्थाओं पर पड़ सकता है। जमात का संगठनात्मक ढांचा बेहद अनुशासित और कैडर बेस्ड है। अगर उसे सत्ता या सत्ता में भागीदारी मिलती है तो वो प्रशासन, शिक्षा संस्थानों और स्थानीय निकायों में अपने समर्थन को और ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश करेगा। इससे चुनाव तो होंगे, लेकिन लोकतंत्र का चरित्र बदल सकता है। यानी सिस्टम बाहर से डेमोक्रेटिक दिखेगा, लेकिन अंदर से वैचारिक रूप से एक तरफा हो जाएगा। पांचवा बड़ा बदलाव विदेश नीति, खास करके भारत बांग्लादेश के संबंधों में दिख सकता है। जमात पर लंबे समय से भारत विरोधी भावनाओं को हवा देने के आरोप लगते रहे हैं। बांग्लादेश में हाल ही के महीनों में जो एंटी इंडिया नैरेटिव मजबूत हुआ है, उसके पीछे जमात और उससे जुड़े नेटवर्क का नाम लिया जाता है। अगर जमात सत्ता में आती है तो या सत्ता को प्रभावित करती है तो भारत के साथ सहयोग, सुरक्षा और समन्वय और सीमा से जुड़े मसलों पर रिश्ते ज़्यादा खराब हो सकते हैं। इसका सीधा असर भारत के नॉर्थ ईस्ट पर दिख सकता है, जहाँ सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता खराब हो सकती है, जिसका फायदा पाकिस्तान को मिलेगा। फरवरी 2024 के चुनाव को लेकर के अनिश्चितताएं भी बनी हुई हैं। अवामी लीग पर प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन उसका संगठन आज भी मजबूत है। सवाल यह है कि क्या वो निर्दलीय उम्मीदवारों के जरिए वापसी करेगी राजनीति में, जैसा कि पाकिस्तान में पीटीआई ने किया था। वहीं भारत के लिए अभी भी ये चुनाव बेहद अहम है, क्योंकि जमात पर भारत विरोधी भावनाओं को हवा देने के आरोप लगते हैं। आखिर बांग्लादेश आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर दिन हालात खराब हो रहे हैं। ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन का सवाल नहीं है, बल्कि ये तय करेगा कि देश का भविष्य और लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की ओर जाएगा या फिर धार्मिक राजनीति और कट्टरवाद के रास्ते पर। यह फैसला बांग्लादेश की जनता के हाथ में है, जो कि 2026 में सामने आ ही जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपनी राय इस मुद्दे पर आपकी जो भी होगी कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज दीजिए। मेरा नाम है आयुष टिकतरी कड़क। धन्यवाद।